हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में मैं प्रमुख आलोचकों के कथन और प्रमुख कवियों की जो पंक्तियां परीक्षाओं में प्रायः पूछी जाती हैं उन पर आधारित लेक्चर लेकर आया हूं, जो कि आगामी जितनी भी लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीजी इंट्रेंसेज होने वाले हैं हिंदी साहित्य में, उनकी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर साबित हो सकता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा ये लेक्चर अगर बड़ा भी होता है तो इसे अंत तक आप देखने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो लेक्चर में हमने पूरा जितना भी कथन है इम्पोर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से या फिर पंक्तियां हैं उनको समेटने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लगातार बने रहेंगे। पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं तो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है। को कभी हृदय नहीं मिला था, यहाँ पर डैश दिया गया है। को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। तो काफ़ी बार ये परीक्षा में सवाल आता रहता है। इस बार एक बड़े कोटेशन के रूप में आया हुआ है और पूछा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा है। जो ऑप्शन दिया गया है उन ऑप्शंस के आधार पर जो सही जवाब है वो है केशवदास। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है। जो ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शंस, उसमें जो सही जवाब है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध में अपने कहा कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। अगला प्रश्न है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है। आप देख रहे हैं कि कैसे प्रश्न को नया मोड़ दिया जा रहा है और प्रकरण से संबंधित प्रश्न आ गया है। इससे प्रकरणों पर आधारित मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक सीरीज चलाई हुई है, जो कि आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। जो प्रश्न पूछा गया है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, आगे कथन है किस प्रकरण में दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रकरण 4 में इसकी चर्चा की गई है, आदिकाल के प्रकरण 4 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक कौन है, या फिर ये किसका कथन है। परीक्षा में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अभी ज्ञान राशि के बारे में बताया गया था कि ज्ञान राशि का संचित कोश साहित्य कहलाता है। यहाँ पर कहा गया कि साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। किसने कहा है, तो इसका जो सही जवाब है वो है रामचंद्र शुक्ल ने। अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने इस बात को लिखा है। अगला प्रश्न है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है। बहुत बार ये परीक्षाओं में कथन पूछा जाता है। सही जवाब है गारसद तासी। अगला प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसकी है। देख रहे हैं लगातार साहित्य को परिभाषित करने वाले कोटेशंस आ रहे हैं। तो अब तक हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल का देखा। अब ये जो प्रश्न है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, किसकी परिभाषा है, तो बालकृष्ण भट्ट की है। अगला प्रश्न है, साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से रिपीट हो रहा है लेकिन बड़ा सवाल के रूप में आया हुआ है। सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, अमावस कै घरी झिलमिल चंदा, पूनम कै घरी सूर, नाद कै घरी व्यंद गर्जे, बाजंत अनहद दूर। काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है। तो ये एक तरीके से पंक्ति पूछ ली गई है। इसका सही जवाब है गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है।
आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ये विचार है ये है पृथ्वीराज रासो के बारे में। अगला प्रश्न है, आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति भल्ला हुआ जू मारिया महिड़ी महारा कंतु लज्जे जंतु वयस्सी अहु जय भग्गा घर एंतु किसके ग्रंथ में मिलती है? तो ये सही जवाब है इसमें हेमचंद के ग्रंथ में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिस नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन किसका है? तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस के आधार पर जो सही जवाब है वो है राम कुमार वर्मा ने इस बात को कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुस्तक जल्हड़ हथ दय चली गज्जन नृपकाज इस पंक्ति में किस पुस्तक के बारे में संकेत किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है पृथ्वीराज रासो, क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रबरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो को, लेकिन इसको कंप्लीट किया था जल्हड़ ने, जो उनके पुत्र थे। अगला प्रश्न है कि पंडिय सल सत बखाड़ई देहई बुद्ध बसंत न जाड़ई यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो सही जवाब है सरहप्पा। ठीक है, यहाँ पर सरहपाद लिखा है, इनको कई बार सरहप्पा भी लिख दिया जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। अगला प्रश्न है, एक तरीके से रिपीट हो रहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही फेमस प्रश्न आ गया, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही इनके पदों को भी किसके पदों की तुलना आचार्य शुक्ल ने गीत गोविंद से की है? तो देख रहे हैं प्रश्न कई बार ऊपर के 2 लाइन ही पूछ लिया जाता है या फिर 1 लाइन ही पूछ लिया जाता है, यहाँ पर पूरा कोटेशन उठा गया है। इसके संदर्भ में कहा है विद्यापति के बारे में। अगला प्रश्न है, देसील बयाना सब जनमिठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है? ठीक है, तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये है देशी भाषा के संदर्भ में ये जो पंक्ति है ये विद्यापति द्वारा कही गई है। ठीक है, तो कई बार पूछ देता है कि ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, यहाँ पर पूछा गया कि किस भाषा की काव्य पंक्ति है, मतलब भाषा के संदर्भ में इसको पूछा गया है। अगला प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? सही जवाब है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, 12 बरस लो कुकर जिए और 16 लो जिए सियार किसकी पंक्ति है? तो ये जगनी के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। अगला सवाल है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में क्या होगा? यहाँ पर जो रिक्त स्थान पूछा गया है उसमें क्या होगा? तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है दूहा या दोहा। यहाँ पर रिक्त स्थान के लिए पूछ दिया, कई बार पूछ लेता है यही पंक्ति कि किसने कहा है, तो ये प्रश्न में यही जवाब है कि आचार्य शुक्ल का है। ठीक है, तो प्रश्नों की प्रकृति कई बार चेंज हो जाती है जो कि आगे चलकर परीक्षा में कठिन हो जाती है, बाकी सब तो हिंदी साहित्य से ही आता है। अगला प्रश्न है, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल कैसे गर्देनी कसमोरी माल सोनी सेज डरावन लागे बिरहा अगिन मोई डस डस जाए काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ठीक है, तो जो यहाँ पर सही जवाब है वो है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये किसका विचार है? ये रामचंद्र शुक्ल का है। जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उन्होंने सिद्धों और योगियों को साहित्य के अंतर्गत नहीं माना, बल्कि सांप्रदायिक रचना मानकर उनको अलग करने की बात कहा है। तो कई बार परीक्षा में सवाल आ जाता है और आया भी है नेट के एग्जाम में। अगला प्रश्न है, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर अमीर खुसरो की उपयुक्त पहली से क्या अभिप्राय है? तो ये पंक्तियाँ अमीर खुसरो की हैं और ये पहली पूछी गई है, तो इसका क्या अभिप्राय है? वो है कुआं। अगला प्रश्न है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो इसका सही जवाब है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है,
अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रहीं। उपयुक्त किसका कथन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है वही एक तरीके से रिपीट हो गया है। पंक्ति आ गई कि पीछे लगा जाय था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। उपयुक्त पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो ये ऑप्शन दिया गया है। इन ऑप्शंस के आधार पर है कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, लोक और वेद की ऋण विवादिता से परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस को आप देखिए धीरे धीरे, और उसके ऊपर फिर सवाल पूछा गया कि इनमें से सही विकल्प कौन है। तो इसका जो सही जवाब है वो ए और सी। तो एक बार हम देख लेते हैं। सी यहाँ पर दिया हुआ है कि सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया, और ए क्या था? ए है कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। ठीक है, अगला प्रश्न है हम माधव हम परिणाम निराशा। काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये है विद्यापति की। अगला प्रश्न है अच्युत चरण तरिंगिनी शिव शिर मालतिमाल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदो भाल। दोहे के रचनाकार कौन है? तो ये दोहा है और रहीम द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो इसका जो सही जवाब है वो है कीर्तिलता, जो कि विद्यापति की रचना है। इसमें इसका जिक्र किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि हिंदू, मुसलमानों, सामंतों, शहरों के सेना सिपाहियों और उनके लड़ाइयों का जीवंत चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है आगम बेय पुराणे पंडित मान बहंती, पक सिरफिल अली अजिम बाहेरति भ्रमयंती। काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो आप देख रहे हैं कि अपभ्रंश में काव्य पंक्तियाँ लिखी गई हैं। ये पंक्ति है कड़हप्पा द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्ति या रागानु भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के साथ ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं, ये जो मैंने ऊपर पढ़ा है 6 धाराओं के बारे में चर्चा की, अपभ्रंश कविता की स्वाभाविक विकास हैं। किसने कहा है? सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लंबा प्रश्न है लेकिन कई बार यही पेपर को कठिन बना देते हैं, इसलिए जरूरी है कि कथनों को और पंक्तियों को ध्यान रखें। 12 बरिस ले कुकर जीवे, 13 ले जिए सियार। दोबारा से ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है और इसका जो सही जवाब है वो है परमाल रासो, जो कि जगनिक द्वारा लिखा गया है, जिसे कि आलाखंड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात को कहा है। अगला प्रश्न है पंक्तियों से पूछा गया है कि पंक्तियाँ किस कवि की हैं? खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन बसन धूलि तन भरई। इसका जो सही जवाब है वो है विद्यापति। अगला प्रश्न है मऊहर बुझई कुसुम रस, कब्ब कलासु छैल, सज्जन पर उर आरमन, दुज्जन नाम मैल। किसकी पंक्ति है? ये सब अपभ्रंश में लिखी गई पंक्तियां हैं। इसका जो सही जवाब है वो है विद्यापति की। अगला प्रश्न है आदिकालीन हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी किसने कहा था? तो जो भी ऑप्शन दिए गए उनमें सही जवाब है अमीर खुसरो। फेमस प्रश्न आ गया एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर मोती फिर उसमें से मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ठीक है, कई बार ये पहेली के रूप में पूछा जाता है, यहाँ पर पंक्ति के रूप में पूछा गया। सही जवाब है अमीर खुसरो। और पहेली में अगर पूछा जाएगा तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आसमान और तारे।
अगला प्रश्न है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं कोई, किसका पद है? तो इसका जो सही जवाब है वो है मीराबाई। अगला प्रश्न है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है मीराबाई। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, पंक्तियां किसकी हैं? मीराबाई। स्वस्थ श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, बारह बार प्रणाम करूं अब हरहूं शोक समुदाय, काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है मीराबाई। लगातार मीराबाई से सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि तुम म्हारे घर आओ जे प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं भोजन करूं मैं सारा, किनकी पंक्तियां हैं? तो ये भी है मीराबाई की। आप देख रहे हैं राजस्थानी का थोड़ा सा पुट है इसमें। अगला प्रश्न है इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? तो ये सही जवाब है रहीम के बारे में। यहाँ रचना पूछ लिया गया भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो ये पंक्तियों के और कथनों के अंतर्गत नहीं आ रहा, फिर भी जान जाइए कि रूप गोस्वामी। हाँ, अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? तो इसका जो सही जवाब है इसमें अंडाल, मतलब कई जगह अंडाल लिखा रहता है, तो दोनों नाम एक ही है। इनको दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। तो आज इस कोटेशन के माध्यम से आपको पता चला होगा कि अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भी कृष्ण के अतिरिक्त किसी को अपना पति नहीं माना। अगला प्रश्न है मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश, सृजन में संकलित ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ठीक है, तो ये राजस्थान के परीक्षा में आया हुआ था, राजस्थान स्कूल शिक्षा में। तो वहाँ पर सृजन नाम की कोई किताब चलती है, शायद इसमें इसका संकलन किया गया है। सही जवाब है रहीम का। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पंक्तियां किस कवि की हैं। अगला प्रश्न है तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, किसका कथन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कथन है और इस कथन को कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। यूपीटीजीटी हिंदी में बहुत सारे सवाल आए हैं कथनों से, तो ये जितने भी मैं कथनों के बारे में बता रहा हूँ, पंक्तियों के बारे में बता रहा हूँ, आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कवित कहियो दोहा कहियो, तुलौ न छप्पै छंद, विरचियो यह विचारिक यह बख है रसकंद, यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो रहीम की हैं। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है कि 16वीं 17वीं शती के युग को भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान हैं? तो इसका भी सही जवाब है ग्रियर्सन। ये भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाले थे ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो जो ऑप्शन दिया गया है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस के आधार पर सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला सवाल है काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भक्तिकाल के उदय के संदर्भ में उन्होंने किस कथन को कहा है? अगला प्रश्न है कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नहीं सखी मोमन ते मंद मंद मुस्कानी, यह पद चरण किसकी रचना है? तो इसका जो सही जवाब है वो है रहीम। अगला प्रश्न है ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? सही जवाब है श्रद्धाराम फिल्लौरी। अगला प्रश्न है हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि हिंदी का भक्ति काल इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यहाँ पर बाहरी पूछ दिया। सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल।
अगला प्रश्न है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, दशरथ सुत त्योलोक बखाना राम नाम का मरम न जाना काव्य पंक्तियां किसने कही हैं? सही जवाब है कबीरदास। एक उससे भी बड़ा सवाल आ गया उसी पंक्ति से संबंधित कि दशरथ सुत त्योलोक बखाना राम नाम का मरम है आना, इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास क्या कहना चाहते हैं? तो जो विकल्प दिया गया है उसमें बी ऑप्शन सही है, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। अगला प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। काफी बार ये सवाल पूछा जाता है, 34 प्रश्न। सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे कुशोभा नहीं देखा ही परमान। इसका सही जवाब क्या है? जो ऑप्शन पूछा गया है उसमें सही जवाब है ये कबीर, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सही जवाब है रैदास। अगला प्रश्न है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? तो इसका सही जवाब है कबीरदास। अगला प्रश्न है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इनमें संदेह नहीं। कई बार तो परीक्षा में इतना ही दूर सवाल पूछ लिया जाता, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, ठीक है, इसमें संदेह नहीं। तो ये जो दिया गया है पंक्ति मतलब किसके द्वारा कही गई है, इसका जो सही जवाब है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अक्सर लोगों को लगता है कि कबीरदास के बारे में हमेशा वो निगेटिव बोलते होंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इस तरीके से पॉजिटिव बोल देते हैं लोग तो लगता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा होगा, लेकिन इसका सही जवाब था रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बड़े दिन राती, ये किसकी पंक्ति है? तो इसका जो सही जवाब है वो है इसका सही जवाब है रैदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, किस समीक्षक ने कहा शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? सही आंसर है इसमें श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? सही जवाब है नामदेव। गहना एक कनक ते गहना एक म भावन दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन एक निमाज एक पूजा, काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है डी। अगला प्रश्न है, मैं कहता हूँ आखिन देखी तू कहता कागज की लेखी, काव्य पंक्तियाँ का आशय क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस के आधार पर प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है, प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकों के बारे में चर्चा की गई है। सही आंसर है स्वानुभव या फिर स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है, मतलब अनुभव जन्य ज्ञान ही शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। अगला प्रश्न है, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कर सकते हैं और नहीं एकेश्वरवादी, कबीर के संदर्भ में यह किसका विचार है या किसका कथन है? सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, तनन्ना बुनन्ना तज्जो कबीर राम नाम लिख लिखियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई ए बारिक कैसे जीवें खुदाई। इन काव्य पंक्तियों में मुसी मुसी का अर्थ क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो मुसी मुसी का अर्थ इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना, दहाड़ मार कर रोना, किसी का गुण अवगुण करते हुए रोना। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा है? तो सही जो इसमें जवाब दिया गया है 1 सही है और 2 सही है। ठीक,
यानी कि ऑप्शन सी सही है इसमें। अगला प्रश्न है, माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया, चंद न होता सूर्य न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ ते आया। देख रहे हैं प्रश्न अब धीरे धीरे कठिन पूछे जाने लगे हैं यूजीसी नेट में भी। इसका सही जवाब है नामदेव की एक पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिम भड़िया झाला पड़े छाला पड़े राम पुकारी पुकारी। पंक्ति किससे संबंधित है? तो ये पंक्ति तो कबीर की है, लेकिन किससे संबंधित जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है वो अद्वैतवाद से एक तरीके से संबंध होना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं कोई ऑप्शन सही नहीं है। फिर से दोहरा दिया गया, कबीर का ही है कि प्रतिभा उनमें प्रखर थी इनमें कोई संदेह नहीं। आप जान रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगला प्रश्न है, तुम जिन जान्यो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, किसने कहा है? सही जवाब है कबीर। वाणी का डिक्टेटर किसको कहा जाता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। सही जवाब है कबीर को। इस तरीके का प्रश्न पहले भी आया था। मसी कागज छुएो नहीं कलम गोयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? कबीरदास ने खुद कहा था। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, किसने कहा है? मलुकदास। नीचे की पंक्ति में मलुकदास का उल्लेख हो रहता है, उस पंक्ति को काट दिया है यहाँ। अगला प्रश्न है, सूर समाना चंद में दौ किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरविला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। सही जवाब है कबीरदास। कई बार ना ऊपर का ही पंक्ति पूछ लेता है और लगता है कि ये सूरदास की पंक्ति होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका क्या अभिप्राय था? कई बार इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा कबीर की भाषा क्या थी? तो कई लोग बोलते हैं कि पंचमेल खिचड़ी है, सदुक्कड़ी है। तो एक्सपर्ट उस पर उल्टा पुल्टा सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। और तो सदुक्कड़ी का मतलब क्या है? इसमें सही जवाब है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। अगला प्रश्न जो है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। अच्छा, एक चीज़ आप देखिए, रामचंद्र शुक्ल का कहने का ढंग एक ही टाइप का होता है। कबीर के बारे में भी लिखा था कि उनमें प्रतिभा बहुत प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ पर भी लिख रहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। अगर नहीं कभी आए तो कई बार पंक्तियों को पढ़कर भी पता चल जाता है कि किसकी पंक्ति हो सकती है। अगला जो प्रश्न है, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर आए, मंगलाचार माही मन राख्यो, राम रसायन रमना चाखो। किसकी पंक्तियां हैं? सही जवाब है कबीर की। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी में स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो ये कहा है कि इन पर सूफियों के सत्संग का प्रभाव रहा है। 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। ये पंक्तियाँ किसके जन्म के विषय में कही गई हैं? तो ये है कबीर के। ठीक है, 1455 ये संवत के बारे में बात कही गई है। वैसे कबीर का जो जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, दुल्हन गाँव मंगलचार हम घर आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? यहाँ पर एक ढंग अलग तरीके का प्रश्न पूछा गया। तो गौड़ी राग गौड़ी में यह प्रश्न। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भूभाग को संभाल लिया जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं? तो अब तो तुरंत आप बता देंगे इसके आधार पर कि इसमें कोई संदेह नहीं है। जो एक तरीके से ट्रेडमार्क है वो है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन किया गया? यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, मकुते ही मार्ग उड़ी पड़े कंठ धरे जहाँ पाँव। अभिलाषा इसमें है। अगला प्रश्न है कि मोहिका हंसे सी की को हर हरी।
मोहिका हसेसी की को हर हई, किसने किससे कहा था? तो जायसी ने शेरशाह सूरी से इस बात को कहा था। जायसी बहुत सुंदर नहीं थे दिखने में, उनके चेहरे पे कुछ दाग धब्बा था, मतलब जैसे चिकन पॉक्स का होता है। तो इसको देखकर शेरशाह हंस दिया था। तो इसी पर उन्होंने कहा कि मेरे पर हंस रहे हो कि वो जो भगवान मुझे बनाया उस पर हंस रहे हो। ऐसे इस समय भी इस तरीके से कई सवाल उठ जाते हैं लोगों पर, जो लोग बिना सोचे समझे हंस देते हैं। यह कथन किसका है? बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा से उत्पन्न हुए थे, लेकर प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए थे। किसका कथन है? ये है जॉर्ज ग्रियर्सन का। कई बार इतना ही दूर तक सवाल पूछ देता है कि भारत का सबसे बड़ा लोकनायक जो है बुद्ध के बाद कौन है? तुलसीदास। किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, पूर्ते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डर द्वय। यह पंक्ति तुलसीदास के कृष्ण ग्रंथ से उद्धृत है। इसका सही जवाब है कवितावली। अगला प्रश्न है कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। संत हृदय नवनीत समाना, किसकी उक्ति है? यह तुलसीदास की। वही फिर से सवाल दोहरा दिया गया कि महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक जो हुए थे कौन हुए थे? तुलसीदास। और किसने कहा? ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु वेद बढ़ाई भानी। उपयुक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किससे संबोधन किया गया है? तो इसमें जो सही जवाब है वो है ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। अगला प्रश्न है, मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहीं राम सिय मानस मोरे। उपयुक्त पंक्तियां किससे याचना की गई हैं? तो इसमें है गणेश से याचना की गई हैं। अगला प्रश्न है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। तुलसीदास की पंक्तियां किस रचना से हैं? सही जवाब है कवितावली। अगला प्रश्न है, केलाग ने तुलसीदास की भाषा को क्या कहा है? सही जवाब है पुरानी वैश्वाड़ी। अगला सवाल है, जौ हों मातु मते म हवें तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा ध्वएं। काव्य पंक्तियां किस भाषा की हैं? सही जवाब है ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। किसका कथन है? काफी इंपॉर्टेंट कथन है, गणपति चंद्र गुप्त। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? सही जवाब है ऑप्शन के आधार पर रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, अगुण सगुण नहीं कछु भेदा उक्ति किसके द्वारा कही गई थी? तुलसीदास। लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ, पंक्तियां का संबंध किससे है? तुलसीदास से है। ये पंक्ति उनकी पत्नी रत्नावली ने कहा था। आरती कीजिए हनुमान लला की रचयिता कौन है? रामानंद। गोरख जोग जो जगायो जोग भगत भगायो लोग, किसने कहा? तुलसीदास। अगला प्रश्न है, सुरतीय नर्तीय नाग तई सब चाहती असी हो, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुत हो। किसने कहा? तो इसका जो सही जवाब है वो है रहीम। अगला प्रश्न है, जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाई, दादू पाणो लूण ज्यों ऐसे रहे समाई। पंक्तियों का आशय क्या है? तो यह मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविध सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? तो इसका जो सही जवाब है वो है शिव द्वारा इस बात को कहलाया गया है। अगला प्रश्न है, केशव कही न जाइए का कहिए देखत सब तो रचना विचित्र अति समुझी मन रहिए। कई बार इतना ही दूर तक सवाल पूछा जाता है बस। ठीक है, इसका जो सही जवाब वो है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्न किसकी है? यह है भरत की।
अगला प्रश्न है, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लिए कलिकुटिल जो निस्तारित वाल्मीकि तुलसी भयो। कई बार यही यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है, यह किसकी उक्ति है? सही जवाब है नाभादास। अगला प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसमें दो कोटेशन कई बार आ जाते हैं, कई बार ऊपर की दो पंक्तियां आ जाती हैं, कई बार यहाँ से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ये एक तरीके से रिपीटेड है। रूपकों का बादशाह कहा जाता है तुलसीदास को, ये पंक्तियों से नहीं है। अगला प्रश्न है, कीरति बनति भूति भल सोई सुरसरी सम सहित होई। तुलसीदास की पंक्तियाँ कौन सा काव्य प्रयोजन है इसमें? मतलब लोक मंगल के दृष्टि से ये रचनाएं किए थे इन्होंने। अगला प्रश्न है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाई पाई शरण आई। रामचरितमानस की युक्त चौपाई के में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? तो ये है अहल्या की। अगला प्रश्न है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदव श्री राम पद जिन नहीं परम प्रिय खिन। पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास की हैं। कई बार केवल ऊपर की ही पंक्ति पूछ ली जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सचिव वैद गुरु तिन ज्यों प्रिय बोले भय आस राज धर्म तन तिनकर वहीं बेगही नास। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड से है? सुंदर कांड से है। सगुनई अगुनई नहीं कछु भेदा तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलाया है? शिव द्वारा। अब लो नसानी अब न सही हूँ, तुलसीदास की यह उक्ति किस रचना से उद्धृत की गई है? यह विनय पत्रिका से। कई बार पंक्ति भी पूछ लेता है, यहाँ पर रचना के बारे में पूछ लिया है। अगला प्रश्न है, कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रकट बिरह दुख ताके। उपयुक्त पंक्तियाँ उद्धृत हैं, कहाँ से उद्धृत हैं? तो जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन के आधार पर इसका जो सही जवाब है वो है इसका जवाब डी है। अगला प्रश्न है, तोरी माननी ते यो मोरी मोहिनी मान प्रेम देव की छवि लखी भय मियाँ रस खान। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। इसमें क्या प्रमाणित होता है, इसमें और भी लंबा चौड़ा दिया गया है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिए कि ये जो कथन है ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। किसके बारे में है ये? रस खान से संबंधित ये कोटेशन है। अगला प्रश्न है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया? तो यह है बल्भाचार्य। अगला प्रश्न है, कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सभी भ्रम भरमायो। पंक्ति के रचनाकार हैं सूरदास। काफ़ी फेमस कथन आ गया कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांका है। तो सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, मेरे नैना बिरह की बेल बही। पंक्ति के रचयिता कौन है? सही जवाब है सूरदास। कहुरे मधुकर मधुमतवारे कहाँ कहो निर्गुण लय के जीव कान हमारे। ये पंक्तियां किस काव्य से ली गई हैं? सही जवाब है भ्रमर गीत सार से। श्याम विनोदी रे मधुबनिया अब हरि गोकुल काहे को आवह चाहत नव यवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? तो ये जो ऑप्शन दिया गया है
इन ऑप्शंस के आधार पर ये बड़ा सा यहाँ पर सवाल एक तरीके से बड़ा पूछ दिया गया है। सही ऑप्शन इसमें जो है तीसरा और चौथा है। श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं, अब हरि भय चिकनिया। तो एक तरीके से इसका अर्थ आप निकाल सकते हैं अपने से भी। अगला प्रश्न है, जीवन मुँह चाही को नीके दरस परस दिन रात करत कान्ह प्यारे पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति की है? तो ये है असूया भाव। असूया भाव की चर्चा आचार्य शुक्ल करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम लेव शरण चितहि के जुगल किशोर ललाम। पंक्ति के रचनाकार हैं रसखान। उर में माखन चोर गड़े अब कैसे हूँ निकसत नाई ऊधो तिरछे हैं जुअड़े। पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास की हैं, भ्रमरगीत सार से ली गई हैं। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कभी गढ़िया नंदास जड़िया। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है। सखी हूँ श्याम रंग रंगी देख बिकाए गई वह मूरति सूरति माही पगी। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? गदाधर भट्ट की। अगला प्रश्न है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? तो सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है काफ़ी चर्चित प्रश्न, संतन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात पनहिया टूट बिसरी गयो हरिनाम। संतन को कहाँ सीकरी काम आवत जात पनहिया टूट बिसर गई हरिनाम। ठीक है, तो ये किसकी पंक्ति है? तो जो जवाब है वो है कुंभन दास का। कई बार इतना दूरी सवाल आता है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, ठीक है, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। अगला प्रश्न है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। यह कथन किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ध्यान रखने की जरूरत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। अगला प्रश्न है, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास के संबंध में उक्त विचार किस आलोचक का है? तो सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, नंद ब्रज लीजे ठोंकी बजाए, पंक्ति किस कवि की है? सही जवाब है सूरदास। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? तो 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें जो सही जवाब है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, मेरी भवबाधा हरव राधा नागरी सोय जातन की झाए पड़े श्याम हरित दुति हो। कई बार ये पंक्ति पूछी जाती है, इस बार देखिए छोटा पूछ दिया, दोहा निम्न में से किस कवि का है? सही जवाब है बिहारी। अगला प्रश्न है, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? तो जो सही जवाब है वो है जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, यह निसंकोच कहा जाता है या यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? सही जवाब है घनानंद के बारे में उनका ये कथन है। अगला प्रश्न है, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो सही जवाब है बिहारी। अगला प्रश्न, लोगन कवित कीबो खेल कर जानो है, इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ठाकुर। अगला उसी से मिलता जुलता प्रश्न आ गया है कि लोग हैं लाग कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत। ठीक है, ये किसका कथन है? सही जवाब है घनानंद।
अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि माना है? ठीक है, सही जवाब है भूषण। अगला प्रश्न है, ये ब्रज भाषा के मोतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के लिए ये बात कही है? तो सही जवाब है बेनी प्रवीण के बारे में कहा इन्होंने। अगला प्रश्न है कि इनकी सी विशुद्ध सरस शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रवणता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के बारे में है? तो देखिए, बहुत लंबा कोटेशन है और शुक्ल का जो कोटेशन होता है थोड़ा सा समान टाइप का होता है, तो कन्फ्यूजन होने लगता है। यहाँ पर जो ये बात कही गई है उसका सही जवाब है घनानंद के बारे में ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है, तुलसी गंग दुओ भय सुकवियन के सरदार, कविवर गंग के संबंध में किसका कथन है? ये अभी यूपी टीजीटी 2021 में ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, सही जवाब है भिखारी दास। अगला सवाल है, इससे इस काल को रस के विचार में कोई श्रृंगार कहे तो वह कह सकता है। यह कथन किसका है? सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल का। यह रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में एक कथन को उन्होंने कहा है। अगला प्रश्न है, पर कारज देह को धारे फिरो, पर जन्य जथारथ हवै दारसो, निधि नीर सुध के समान करो, सबहि विधि सुंदरता सरसो, घनानंद जीवन दायक हो, कभों मरियो पीर हिये परसो। उपयुक्त पंक्तियाँ किससे संबंधित हैं? तो इसमें जो सही जवाब है, ये तो घनानंद की पंक्ति है, लेकिन इसका जो जवाब है वो है किसके संदर्भ में बात कही गई है? बादल को संबोधित इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बधियो आगे कौन हवाल। काव्य पंक्तियाँ किस भाषा में हैं? तो पहले ध्यान रखिए कि ये बिहारी की पंक्तियाँ हैं। जय सिंह के बारे में लिखा गया था। ठीक है, इससे वो प्रभावित होकर तुरंत जो विलासिता में थे तुरंत कामकाज में लग गए। ये ब्रज भाषा में लिखी गई पंक्ति है। अगला प्रश्न है, सत्य सैया के दोहरे जियो नावक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है? तो ये है बिहारी। अगला प्रश्न है, जग की कविताई के धोखे रहे यहाँ, प्रवीणनी कीमती जात जकी, किसकी पंक्तियां हैं? तो सही जवाब है यहाँ ब्रजनाथ। ब्रजनाथ से संबंधित भी कुछ पंक्तियां हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो उसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो है, किसकी पंक्ति है? सही जवाब है बोधा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षाओं में लगातार आता रहता है। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, किसकी पंक्ति है? ये रसलीन द्वारा लिखी गई पंक्ति है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगली जो पंक्ति है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किसके बारे में ये बात कही है? तो इसका सही जवाब है घनानंद के बारे में। अगला प्रश्न है कि इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रागल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त कथन किस कवि के बारे में है? तो देख रहे हैं आप कि काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है शुक्ल जी के कथनों को। ये महाकवि देव के बारे में इन्होंने कहा है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितना अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। बिहारी के बारे में ये मूल कथन किसका है? तो ये जो जवाब है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। अगला प्रश्न, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में है? तो ये बिहारी का है, क्योंकि बिहारी ने केवल सतसई नाम से रचना की और उसी से वो फेमस हो गए।
तो इनका कहना है कि ढेर सारी रचनाओं को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि गुण के हिसाब से रचना फेमस हो जाती है। आप देख रहे हैं सतसई फेमस है, उसी तरीके से कहानी में उसने कहा था फेमस है। ठीक है, अगला सवाल है, आगे के सुकवि रिझिए तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये काव्य पंक्तियां का रचयिता कौन है? सही जवाब है भिखारी दास। अगला सवाल है, उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के बारे में है? तो ये भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट सवाल है, और ये जो है बिहारी के लिए कहा उन्होंने। एक यहाँ पर प्रश्न आया थोड़ा दूसरे ढंग का, उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाणों में उपस्थित हुए। तर्क, क्योंकि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक सहृदय और निपुण कवि थे। एक तरीके से कथन और तर्क पर आधारित प्रश्न था, तो इसका जो सही जवाब है वो है दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा में चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किस लेखक का है? सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, भूषण बिनु विराज ही कविता बनितामित उक्ति में कवि केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है? ठीक है, तो इसमें क्या उन्होंने अलंकार को केंद्र में रखा था। अगला प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु विराज ही कविता बनितामित। पहले तो इससे पूछा गया कि किस संदर्भ में एक कविता लाइन कही गई है, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि किसने कही है या किसकी पंक्ति है। सही जवाब है केशवदास। अगली पंक्ति है, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चारु गुराई। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही जवाब है मतिराम। अगला प्रश्न है, इंद्र जिमि जंभ पर बाणव सुअंभ पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। यह पंक्ति किसकी है? तो सही जवाब है भूषण की। अगला प्रश्न है, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल। काव्य के संदर्भ में पंक्ति किसकी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है बी। अगला प्रश्न है, बिहारी की यह भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। यह पंक्ति किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो जो भी त्यौहार पर्व के बारे में चर्चा किया है उन्होंने पद्माकर। इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्ति है? तो सही जवाब है बिहारी। अगला प्रश्न, बालिका सपूत कपिकुल पुरहूत रघुबीर जो कुदूत भरी रूप विकराल को। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है सेनापति। अच्छा, यहाँ पर लग रहा है कि ये केशवदास का होगा, लेकिन इसका जो आंसर है वो है सेनापति। उन्होंने भी राम के बारे में चर्चा किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है सवाल। किसने कहा है बिहारी के संदर्भ में? सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, सिख लीनो मिन मृग खंजन कमल नयन सिख लीनो जस औ प्रताप को कहानी में। तो इसका जो सही जवाब है किसकी पंक्तियां हैं? ठाकुर की। अगला प्रश्न, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में कोई और कभी समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किसके बारे में टिप्पणी की है? वो है घनानंद। फिर से ये दोहराया हुआ सवाल आ रहा है, कुंदन को रंग फीको लगे मतिराम। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुकी परत जय चितवत एक बार। किसकी पंक्तियां हैं?
तो ये रसलीन की हैं, एक तरीके से ये भी रिपीट हो गई है। लोगन कबित की वो खेल करी जानो है, ये भी रिपीटेड है, ठाकुर की है। भाषा बोली न जान ही जिनके कुल के दास, किसके बारे में कहा गया, किस कवि का है ये कथन, केशवदास। ठीक है, अंगद संवाद से लिया गया ये। अगला सवाल है, अति सूदो सने को मारा गया है जहाने कुछ सयानप बाक नहीं, ये किसका है, घनानंद। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चितप्रीत, किसका कथन है, बिहारी का। कई बार इसमें अलंकार पूछ दिया जाता है जो कि है असंगत अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रसविरस उल्टी कहत नवीन, किसकी पंक्ति है, ये देव की है। शब्द शक्तियों के विषय में उन्होंने इस बात को कहा है। अगला सवाल है, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को, इसमें शिवा का अर्थ क्या है, शिवा का अर्थ है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ये भूषण की पंक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है, तो ये सेनापति। ऋतु वर्णन के लिए सेनापति जाने जाते हैं, तीज त्योहार पर्वों के लिए पद्माकर जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होय सबद अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोय, काव्य विषय यह परिभाषा किस आचार्य की है, सही जवाब है चिंतामणि। अगला प्रश्न है, ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताहू के भेद को जाने, या फिर भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन के कवित बखाने, ये किसने कहा था, ब्रजनाथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 प्रश्न आपके शामिल हैं, तो ब्रजनाथ को याद रखिए। अगला प्रश्न है, भूली कहत न रसु कवि सकल मूल सिंगार, उक्ति किस आचार्य की है, सही जवाब है देव। अगला कथन है, पंडित और प्रवीणन को जो ही चित्त है हरे सो कवित कहावै, किसका है, ठाकुर का। अगली जो पंक्ति है, भरी रही भनक बनक ताल तालन की तनक तनक तामे खनक खनक चूरीन की, किस कवि की पंक्तियां हैं, तो यह है देव की। फागु की भीर अभीरन में गही गोविंद ले गए भीतर गोरी, के रचनाकार कौन है, तो मैंने बताया ना कि होली त्यौहार इत्यादि पर ज़्यादा चर्चा किया है पद्माकर ने। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है, सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारु आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो, यह उक्ति किस कवि की है, तो इसका सही जवाब है पद्माकर। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है, अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में नहीं की जाती है। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का सवाल है, सही जवाब है मतीराम का। जिन दिन देखे वे कुसुमाई गई सो बीती बहार अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, दुआ किस कवि का है, तो ये बिहारी का है। अगला प्रश्न है, कविता उनकी श्रृंगारी है पर उन प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस के आधार पर इसका जो सही जवाब है वो है रामचंद्र शुक्ल। अगला सवाल है कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के बारे में है, तो है घनानंद के बारे में। अगला प्रश्न है, ऐसे जो मैं जानतो की जय हैं तू विषय के संग अरे मन मोरे हाथ पाए तेरो तोर, तो ये देव का कथन है। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर के माध्यम से प्रमुख
आलोचकों और कवियों की पंक्तियों एवं कथनों को देखा। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया होगा, लेकिन अगर ये देख लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों को आप परीक्षाओं में सही से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।